नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान का राजनीति के एक नए ट्रेंड के बारे में। हिंदुस्तान की राजनीति का यह नया ट्रेंड T20 मैच की तरह है। T20 मैच के दौरान सुपर ओवर्स में रोमांचक देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से एक के बाद एक सियासी घमासान मचा हुआ है। जनहित से हटकर एक मुद्दा उछाला जाता है जिस पर जोरदार तरीके से बयानबाजी चलती रहती है। चुनावी मौसम में लिमिटेड ओवर वाला ये सियासी T20 मैच जनता में जबरदस्त रोमांच पैदा करता है। हिंदुत्व का मुद्दा हिंदू मुसलमान वाले T20 पॉलिटिक्स के लिए काफी मुफीद माने जाते हैं। कैसे नोटों पर फोटो वाली सियासत T20 पॉलिटिक्स में फिर बैठती है, कैसे नोटों पर फोटो वाली सियासत चुनाव में रंग जमा रही है, जनहित से दूर कैसे मुद्दा जबरदस्त रोमांच पैदा कर रहा है, मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 8 महीने बीत गए। युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देश युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से रूस को समझाया, परमाणु खतरे से आगाह किया, लेकिन रूस है कि मानता नहीं। रूस के एटॉमिक ड्रिल से दुनिया दहशत में है। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस के एटॉमिक ड्रिल की चर्चा हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों का पूरा अभ्यास देखा, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को खूब परखा। पुतिन के इस कदम से अमेरिका भड़क गया है। एक बार फिर अमेरिका ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिताया है। रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा अपडेट भी मैं आज आपको दूंगा। आयरलैंड में इस वक्त इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी का ग्लोबल समिट चल रहा है। 4 दिवसीय ग्लोबल समिट 25 अक्टूबर को शुरू हुआ। 28 अक्टूबर तक यह समिट चलेगा। इस 16वें समिट में जुटे दुनिया भर की बड़ी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। इस समिट में हिंदुस्तान के निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने भी शिरकत की। डॉक्टर तोमर ने हिंदुस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दुनिया को बताया। एजुकेशन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े हिंदुस्तान की तैयारियों के बारे में इस ग्लोबल में खूब चर्चा हुई और कई हस्तियों को डॉक्टर बीएस तोमर ने समझाया, जिसे देखकर दुनिया हैरान और दंग रह गई। इस खबर को भी आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। T20 क्रिकेट मैच की तर्ज पर देश के T20 पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। T20 क्रिकेट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कम वक्त में क्रिकेट का पूरा मजा, फास्ट बॉलिंग, फास्ट बैटिंग, फास्ट फील्डिंग दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। कुछ घंटे के सुपर ओवर्स का रोमांचक मैच हर किसी को लुभा रहा है।
कुछ इसी तर्ज पर T20 पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। एक मुद्दा उछाला जा रहा है, तेज रफ्तार में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है, बाउंसर फेंके जाते हैं, तूफानी अंदाज में सियासी वार पलटवार शुरू हो जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा हो। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को समझने समझाने में ज्यादा वक्त लगता है। कम वक्त में एक मुद्दे में मैक्सिमम सियासी बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है। वह खत्म होते ही मुद्दा पीछे छूट जाता है, सबसे फिट और हिट हो जाता है। हिंदुत्व का मुद्दा यही माना चाहता है। हिंदुत्व का मुद्दा तुरंत असर दिखाता है, देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में छा जाता है। हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे तो ऑल टाइम हिट माने जाते हैं। T20 पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे लंबे वक्त से आजमाए जाते हैं। इसका असर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान की बाउंड्री से तक देखने को मिलता है। चुनावी मौसम में T20 पॉलिटिक्स के सबसे मुफीद माने जाते हैं तेज बयानबाजी का दौर जबरदस्त रोमांच पैदा कर देते हैं। जरा सी ऊंच नीच से चुनाव परिणाम प्रभावित का डर नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर खेलने को मजबूर कर देता है। और T20 क्रिकेट की तरह T20 पॉलिटिक्स भी कम वक्त में ज्यादा रंग जमा देती है, जनता में जबरदस्त रोमांच पैदा कर देती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ 20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ T20 पॉलिटिक्स का जबरदस्त गेम हिंदुस्तान में खेला जा रहा है। नए मैच की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। दिवाली से ठीक एक दिन बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने नोटों पर महात्मा गांधी जी के साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी देवी की फोटो लगाने की मांग की। केजरीवाल जी ने कहा, अगर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो लगी हो तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आस्था के आधार पर यह बात कही जा सकती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसा कहना सही नहीं कहा जा सकता। और हैरानी होती है, यह बात देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, जिसके बाद T20 पॉलिटिक्स की जबरदस्त शुरुआत हुई है। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल है। गुजरात चुनाव को लेकर जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। गुजरात चुनाव के सहारे साल 2023 के लोकसभा चुनाव के लिए फील्डिंग सजाई जा रही है। चुनाव का तनाव भरा माहौल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नोट पर फोटो वाला एक मुद्दा उछाल दिया। फिर क्या, सियासी घमासान शुरू हो गया और यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोट पर कई सारे फोटो के ऑप्शन आते जा रहे हैं, मसलन बाबा साहब अंबेडकर, शिवजी महाराज, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नामों की चर्चा हो रही है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सारे धर्मों के प्रतीक चिन्हों की चर्चा हो रही है। T20 पॉलिटिक्स में आज सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस में मनीष तिवारी की रही, जो दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं। मनीष तिवारी ने भारतीय करेंसी पर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग कर दी। कांग्रेस के नेता ने मांग किया कि नोट की नई सीरीज में महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो, दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर अहिंसा और लोकतंत्र की यूनिक प्रतीक होगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये सुनवाना चाहता हूं। देश के जाने माने वकील और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं कोई श्री अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, भगवान लक्ष्मी जी का, गणेश जी का भारत की संस्कृति में एक विशेष स्थान है। हम लोग लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं कि घर में खुशहाली हो, संसार में खुशहाली हो, काम में बढ़ोतरी हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं। तो उनका जो बयान है वो अपनी जगह सही है। पर जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए, जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है। और वो जो प्रभुसत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे भारत के माइथोलॉजी से जुड़े हुए, भारत के वर्तमान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आप संज्ञान में ले सकते हैं। हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस भी लाइन लेंथ अभी नहीं तय की है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाले हालात बने हुए हैं। हिंदुत्व की पिच पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही घेरती रही है। यह पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। अभी कांग्रेस इस मैच के लिए तैयार नहीं दिख रही है। नोटों पर फोटो के मसले पर आप कुछ नेताओं को सुनिए जो नोटों के फोटो पर लगातार सियासत कर रहे हैं। और एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के नेता नोटों पर सियासत शुरू कर रहे हैं। केजरीवाल जी एक बड़े उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व है। उनके बारे में मैंने आर्थिक तज्ञ भी है वो, लेकिन मुझे ये बड़ा ताजुब होता है कि वोटों के राजनीति के व्यवस्था में लोग कितने नीचे गिर जाते हैं। ये उसका असर दिखना पड़ता है, क्योंकि आज रुपया ही खत्म होते जा रहा है। जो रुपया बचाने की व्यवस्था होना चाहिए, अगर वो बचेगा तो उसके ऊपर आप किसके फोटो डालना है वो बात का इशू है। लेकिन अब रुपया खत्म हो रहा है, उसके बारे में वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऐसा लगता है कि बीजेपी और केजरीवाल दोनों मिलकर ये देश को गुमराह तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज रुपया गिरने से महंगाई बढ़ते जा रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। वो आम लोगों की बात करते हैं। ऐसे समय में रुपया बचाने की बात करना चाहिए। रुपया बचेगा तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर डालना है, किसी को विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस तरह के व्यवस्था के आधार पर एक महंगाई, बेरोजगारी, किसान का इशू जो देश में है, वो इशू को छोड़कर इस तरह की विषयों को डाइवर्ट करने की व्यवस्था अगर केजरीवाल जी करते हैं तो बीजेपी से मिली हुई पार्टी उनकी है, ऐसा अंदाज
देश की जनता के सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम की भाषा एक ही है, वो अपने स्वयं के कर्म में विश्वास नहीं है। आज अर्थव्यवस्था यहाँ पहुंची कैसे है? लक्ष्मी और गणेश जी का तो भरपूर आशीर्वाद था 2014 तक, वो लक्ष्मी जी क्यों रूठी है? गणेश जी ने आशीर्वाद देना क्यों बंद किया? वो बंद इसलिए किया, जब लक्ष्मी के नोटों को आपने बंद कर दिया तो लक्ष्मी जी रूठ गई। तो ये केजरीवाल जी और मोदी दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं। देश से लक्ष्मी जी और गणेश जी रूठ गई है, अब वो कह रहे हैं इस पे नोटों पे लगाओ। अरे पहले रूठाया आपने, आपकी गलत नीतियों ने, नोटबंदी से लेके तालाबंदी तक के सफर ने देश से लक्ष्मी रूठ गई है। अब आपने जो गलत काम करे उसके लिए पहले माफी मांगो लक्ष्मी जी से, देश के सामने आके, कि हमने नोटबंदी की, उससे देश का आर्थिक नुकसान हुआ। हमने गलत तरीके से जीएसटी लगाई, उससे देश का आर्थिक नुकसान हुआ। हमने बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे तालाबंदी करी, उससे देश का नुकसान हुआ। और नुकसान आज इस कदर तक पहुंच गया है कि जो जीडीपी की मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8.5% की एक्सपेक्टेशन थी, वह आज विश्व बैंक कह रहा है कि 6.5% होगी। अगले जो दो फाइनेंशियल ईयर 2024 है, उसमें कल ही नोमुरा की रिपोर्ट आई है कि मात्र 5.2% की जीडीपी विकास दर होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सब्सिडरी फर्म है, ये दोनों, ये इन दोनों की मिलीभगत है। इन दोनों ने मिलकर देश से लक्ष्मी जी को रूठा दिया है। लक्ष्मी जी रूठ गई है, इनकी गलत नीतियों से रूठी है। दिवाली की पूजा करते हो तो हम पूजा में 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 का नोट रखते हैं ना। इन्होंने नोट को बंद किया, मतलब लक्ष्मी के आशीर्वाद को भंग किया, तो लक्ष्मी जी ने इनको श्राप दिया। और उस श्राप इनको नहीं लगा है, इनके लोग तो बढ़ रहे हैं, श्राप इनकी वजह से देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये पहले माफी मांगे कि इनकी गलत नीतियों से लक्ष्मी जी रूठी है, फिर उसके बाद आगे की बात करें दोनों। नोटों पर फोटो वाली T20 पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। कौन सबसे बड़ा हिंदू वाली रेस शुरू हो चुकी है। इस बार फिर दोनों के बीच आमने सामने टकराव वाले हालात पैदा हो गए हैं। इसी वजह से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में टक्कर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वैसे तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है। आज महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नीतीश राणे एक नए फोटो ऑप्शन के साथ पिच पर उतरे। नीतीश राणे ने 200 रुपए के नोट पर शिवाजी का फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नीतीश राणे कह रहे हैं कि शिवाजी का फोटो नोट पर एकदम परफेक्ट बैठता है। नोट पर फोटो वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। धर्म के पिच पर ही यह लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे पहले आप इस मसले पर बीजेपी के नेताओं की वो बयानबाजी सुनवाना चाहता हूं जो नोट पर सियासत तेज कर रही है। पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था।
और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। देखिए, ये उनका जो बयान है वो बयान सिर्फ चुनाव को ध्यान में लेकर दिया हुआ बयान है। वो हर विषय पे बयानबाजी करते हैं। पहले तो ये बताएं कि गांधी जी से इतना बैर क्यों है। गांधी जी की तस्वीर तो खुद दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार से हटा दी। अपने जब मुख्यमंत्री बने थे तो खुद गांधी जी की समाधि पर जाके शपथ लिया था, और आज गांधी जी के नाम से ही उनको नफरत हो गई है। तो ये जवाब उनको देना चाहिए कि गांधी जी से इतना बैर क्यों है। और जहाँ तक नोट पे क्या लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये उनको सपने आते हैं। आखिर उनको ये बताना चाहिए कि इस देश में जब भी जो उनके पहले के बयान हैं, चाहे वो बयान स्वास्थ्य चिन्ह पर जब झाड़ू चला दी थी उसको लेकर, या उनके बयान जो पहले राम मंदिर पर थे, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की और जिस तरह के लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा, उस पर उनको खेद है कि नहीं। वो जानबूझकर सिर्फ चुनावी जो राजनीति है उसको ध्यान में रखकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर बयानबाजी की है। T20 मैच में आप भी सुनिए दमखम नेता किस तरीके से नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के बयानवीरों को भी आपको सुनवाना चाहता हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से मांग की है कि सुख, समृद्धि और खुशहाली के देवता भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की फोटो जो नई करेंसी छापी जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो एक तरफ हो और दूसरी तरफ भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो हो, और इसके पीछे उनकी मंशा देश की खुशहाली, समृद्धि के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की है। आज भारत की अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल बनने लगा है। गुजरात चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में लगता नहीं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच अभी T20 पॉलिटिक्स की सीरीज खत्म होने वाली है। अभी नोटों पर फोटो वाली सीरीज हिट है। हो सकता है कि जल्द कोई दूसरा बड़ा मुद्दा आपके और हमारे सामने आ जाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, नोटों पर कौन सी फोटो होनी चाहिए, नोटों पर किस शख्सियत की फोटो होनी चाहिए, यह बहस पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई बहस हो चुकी है। रिजर्व बैंक समिति और सरकार समिति की आपस में होता रहा है। नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाने का फैसला साल 1959 में लिया गया। मौका महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन का था। 1969 में पहली बार इंडियन करेंसी महात्मा गांधी की फोटो छपी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। उसके बाद बदलाव हुआ, पीछे सेवाग्राम आश्रम छापा गया। उस वक्त भी इस विषय पर मंथन का दौर चला। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया क्योंकि उनकी स्वीकारता पूरे देश में है। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के बजाय दूसरे किसी महापुरुष की फोटो को छापा जाता तो इस पर विवाद हो सकता था। किसी न किसी वर्ग को किसी के विरोध से देखना पड़ सकता था। यही वजह रही कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपने का फैसला लिया गया। वक्त वक्त पर महात्मा गांधी की फोटो को हटाने की बात भी होती रही है। इसी साल जून में नोटों में से महात्मा गांधी की फोटो हटाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आरबीआई को इसका खंडन करना पड़ा था। इस संबंध में अरुण जेटली के एक बयान के आपको मैं बताना चाहता हूं। उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए साल 2014 में लोकसभा में उन्होंने ये बयान दिया था।
लोकसभा नवंबर 2014 में अरुण जेटली ने कहा था, जब वो वित्त मंत्री थे, आरबीआई की कमेटी ने महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर न छापने का फैसला लिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गांधी जी से ज्यादा देश का स्वभाव को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने कही थी और इसको लेकर तमाम चर्चाएं होती रही। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यूक्रेन और रूस में अभी भी युद्ध चल रहा है, ताजा हालात कैसे हैं। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध के 8 महीने बीत चुके हैं। युद्ध किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। एक के बाद एक हालात बने हुए हैं। युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन में तबाही का दौर देखा जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देश युद्ध विराम की कोशिश में लगे, लेकिन रूस है कि मानता है। रूस के एटमी ड्रिल से दुनिया दहशत में है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इस वक्त रूस के एटमी ड्रिल की चर्चा हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों को पूरा अभ्यास देखा, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को परखा। पुतिन के इस कदम से अमेरिका भड़क गया है। एक बार फिर से अमेरिका ने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चेतावनी दे दी है। अगर रूस ने युद्ध से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अंजाम बद से बदतर होगा। यूक्रेन जंग भयावह मोड़ पर। राष्ट्रपति पुतिन का खतरनाक मंसूबा। रूस के एटॉमिक ड्रिल में पहुंचे पुतिन। रूस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। रूस की तीनों सेनाएं अलर्ट पर। रूस की चाल से यूक्रेन में हाहाकार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 8 महीने बीत चुके हैं। रूस के हमले से यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी बीच पुतिन के एक कदम से दुनिया में हड़कंप मच गया है। रूस ने एटॉमिक हथियारों की ड्रिल शुरू की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल लॉन्च भी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। इसके बाद क्रेमलिन ने कहा कि जो ड्रिल किया गया वो एटॉमिक वॉर के खतरों का जवाब देने के लिए किया गया। परमाणु हमलों की चेतावनी के बीच पुतिन के इस कदम से दुनिया सख्ते में है। इसे किसी गंभीर खतरे की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में रूस जंग को जल्द खत्म करने के मूड में है। इसे देखते हुए रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद कामचाटका में मिसाइल टेस्ट किया गया। यह आर्कटिक सागर का इलाका है। ड्रिल के दौरान रूस के नए और हाईटेक Tu-95 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। क्रेमलिन का दावा है कि लॉन्च की गई तमाम मिसाइलों ने टारगेट हिट किए। इस वक्त रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। इसके अलावा उनके पास ऐसे तमाम फाइटर जेट्स और सबमरीन मौजूद हैं जो एटमी हमले करने में सक्षम हैं। रूसी ड्रिल पर अमेरिका चिंतित। एक
तरफ रूस ने एटॉमिक ड्रिल किया, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप है, जिस वजह से अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस की फौज यूक्रेन पर एटमी हमले कर सकती है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वह अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि अमेरिका और नाटो उस पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच रूस के एटॉमिक ड्रिल पर दुनिया भले सख्ते में है, लेकिन निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एटमी ड्रिल की जानकारी अमेरिका को दी थी, जिसमें कहा गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किए जाएंगे। पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा कि हाँ, रूस ने हमें जानकारी दी थी। यह एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसके मायने ये है कि रूस आर्म्स कंट्रोल से जुड़ी शर्तें और ट्रांसपेरेंसी के वादे पूरे कर रहा है। रूस ने यूएसए समेत कई देशों को दी जानकारी। रूस ने अमेरिका, फ्रांस और यूके सहित कई देशों को डर्टी बम इस्तेमाल किए जाने को लेकर जानकारी दी। हालांकि इन देशों ने रूस के दावे को खारिज कर दिया है। तीनों देशों का कहना है कि रूस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप। जंग में भारी नुकसान उठाने के बाद भी यूक्रेन रूस को मुंह तोड़ जवाब देने में जुटा है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने पहले ही कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि वह अपनी परमाणु क्षमताओं को नियमित अभ्यास कराना चाहता है। वहीं यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर ने दावा किया कि रूस यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गुप्त तरीके से काम कर रहा है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी आरोप को जेलेंस्की ने किया खारिज। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रूसी सेना खुद ही डर्टी बम का इस्तेमाल करना चाह रही है और अपनी गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए यूक्रेन पर आरोप लगा रही है। क्या होता है डर्टी बम? रूस यूक्रेन जंग में जिस डर्टी बम की चर्चा जोरों पर है, आइए आपको समझाते हैं कि डर्टी बम होता क्या है। तकनीकी तौर पर इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं। इसमें डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होता। रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम में डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। इससे लोगों के मारे जाने का बहुत खतरा तो नहीं होता। इससे बीमारियां काफी फैला सकते हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। रूस कर रहा है ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने करीब 400 मेड इन ईरान मार्टियर और 136 कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कहा यह भी जा रहा है कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद से रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर रही है।
एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के 40 से अधिक गांवों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान से कड़े लहजे में कहा कि यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए रूस को हथियार देना बंद करो। ईरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। रूस के दावों का खंडन। भले जेलेंस्की रूस पर ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल का दावा कर रहे हैं, लेकिन रूस ने उल्टे आरोप लगाया कि ईरान यूक्रेन को हथियारबंद ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। वहीं अमेरिका के जीने पियरे ने कहा कि इस बात का सबूत है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने में रूस की मदद कर रहा है और यह सार्वजनिक है। ईरान और रूस जितना दुनिया से अलग हो रहे हैं, उतना ही आपस में करीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, अपने लोगों को मारना बंद करो और यूक्रेनियन को मारने के लिए रूस को हथियार बेचने में तुरंत रोक लगाओ। रूस ने भारत से चिंता की जाहिर। एटॉमिक ड्रिल और ईरानी ड्रोन पर परस्पर दावों के बीच रूस ने भारत से डर्टी बम सहित कई समस्याओं को लेकर चिंता जाहिर की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान युद्ध से बिगड़े हुए हालात को लेकर चर्चा की। शोइगु ने भारत को बताया कि खेरसोन इलाके में यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। एक महीने पहले रूस ने जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए निपटाने को कहा। इसके साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और आयरलैंड में इस वक्त इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी का ग्लोबल समिट चल रहा है। 4 दिवसीय ग्लोबल समिट 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस 16वें समिट में दुनिया भर के दिग्गज जुटे हैं। समिट में विश्वविद्यालय के अफसरानों ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी के ग्लोबल समिट में हिंदुस्तान की निम्स यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर इस ग्लोबल समिट में शामिल हुए। डॉक्टर तोमर ने हिंदुस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इस मंच से पूरी दुनिया को बताया। डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने शिक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े हिंदुस्तान की तैयारियों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। यूनेस्को की देखरेख में बनाए गए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी का वैश्विक सम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 85 देशों के 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं। इस वैश्विक सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने भी शिरकत की। IAU के अध्यक्ष ने बताया कि समाज को मजबूत बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रणनीतियों का विकास करना होगा। वहीं AU की महासचिव डॉक्टर हिलिच वॉन लैंड ने बताया कि IAU के इस सम्मेलन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्य यूनिवर्सिटीज किस तरह से यूनाइटेड नेशन के विकास के लक्ष्यों को हासिल करें और समाज में एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमता प्रदान करें। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं, महामारी और उनके परिणाम, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता, मानव और लोकतांत्रिक अधिकारों का नुकसान जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
वहीं निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने बताया कि IAU उच्च शिक्षा के संस्थानों को आगे बढ़ने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करके करोड़ों भारतीयों तक वैक्सीन को मुहैया कराया, जो कि यूनाइटेड नेशन के विकास के लक्ष्यों में से एक है। They say that you have your graduate program either of 3 years or of 4 years. But the important point is that if suppose a country of India is considered between the middle and higher income group of countries, what is happening, even the fallout rate is very high as compared to the low income group is less, but still the fallout rate is very high. That means a student who joins graduation, he doesn't complete 4 years, 3 years graduation, dropouts. There is nowhere. What we have done, that the student had joined graduation, that if he drops out at first year, he should be given a certificate course for that first year. He has something in hand. When he drops out at second year, he should be given a diploma in that particular branch. And then third year, then graduate degree. And then the fourth year, then Madam of Kelly is told early research orientation. So we motivate them fourth year for research. So then that degree is called BSc graduate plus research. And with this, they have only 1 year for graduation. So one aspect of this program was that. वही कार्यक्रम में सभी यूनिवर्सिटीज ने इस बात की सराहना भी की। इसी के साथ निम्स के चेयरमैन डॉक्टर VS तोमर ने सम्मेलन में PM मोदी के नेतृत्व में बनाई गई भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के सभी 17 लक्ष्यों को मिला करके बनाई गई है, इसके बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में भारतीय शिक्षा की नई पॉलिसी का भी जिक्र किया, जिससे भारतीय छात्रों को फायदा पहुंचा। डॉक्टर VS तोमर ने भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की किए जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन को विश्व के पटल पर रखा। Well, I appreciate the chair's speech, and especially the speech of the president of Qatar University, and two most speakers also, especially the Belgrade University. I would like to specifically focus on this point: skill, undecided future, and teaching beyond boundaries. So first, I would like to say that India is having highest number of universities in the world. The count today is 5,300 and more, right? And after India, the universities, total university number comes number 2 stands US. When we talk of skills, and we have seen the corona pandemic, what happened? Then suddenly all shut down, and people and teachers and classrooms all shut down, and people they have not any jobs and what to do. So our government, on the recommendation of these certain important people, I was also in that meeting, we decided the implementation of a new education policy. That's NEP India 2020. वहीं इस सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी ने 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज से समझौते किए, जिनमें मुख्य रूप से जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, कतर यूनिवर्सिटी दोहा, UAE की एसोसिएशन ऑफ अरब यूनिवर्सिटीज और लैटिन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात फिर 9 बजे होगी आप सबका।